वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 26 जून के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। अब एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो क्वेश्चंस भी होंगे उसमें एमसीक्यूज़। तो आप इसको पूरा अंत तक देखिए वीडियो को, इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे इन्हीं एमसीक्यूज़ पे डिपेंडेड, और आपको जो इन्हीं करंट अफेयर्स पे डिपेंडेड, और इनको आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ वो कैंडिडेट जो चाहते हैं कि इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ उनको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि उनको रिवाइज करने में बहुत ईजीनेस हो सके, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कीबू लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है या असम में है? फिर आता है कि ब्रिक्स 2022 का जो वर्चुअल समिट है, ये इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, यानी किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? भारत के द्वारा, रशिया के द्वारा, चाइना के द्वारा या साउथ अफ्रीका के द्वारा? और एक अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज संप्रीति जो है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में? तो भारत के साथ कौन सा देश है? वो वियतनाम है क्या, चाइना है, मालदीव्स है या बांग्लादेश है? तो इसके जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे, तीनों सवालों के जवाब। बाकी मीनवाइल अगर आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इन तीनों सवालों के जवाब क्या होंगे। बाकी अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे, आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और ऑटोमेटिकली हम नीचे भी लास्ट में इनके आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आते हैं GS2 की। अगर हम न्यूज़ देखें तो मोदी टू अटेंड G7 समिट इन जर्मनी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 समिट को अटेंड करने के लिए जर्मनी गए हैं। तो न्यू दिल्ली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मोर प्रेशर फ्रॉम द G7 कंट्रीज। अब देखिए, G7 की जब वहाँ पे मीटिंग हो रही है तो G7 पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पे, इंडिया पे प्रेशर बनाया जाएगा कि आप रशिया के खिलाफ जो सैंक्शंस चल रहे हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो न्यू दिल्ली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मोर प्रेशर फ्रॉम द G7 कंट्रीज़। अब G7 कंट्रीज़ में आप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US और यूरोपियन यूनियन, विच हैव यूनाइटेडली इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन रशिया सिंस इट इन्वेडेड यूक्रेन। तो अब इन सब ने मिलकर तो रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, और वे चाहेंगे कि न्यू दिल्ली भी, यानी कि भारत भी उसी चीज़ में आए, उसी लीग में आए और रशिया पे सैंक्शंस लगाए। दे वॉन्ट इंडिया टू कॉपरेट इन रेस्ट्रिक्टिंग इट्स परचेज ऑफ रशियन ऑयल। तो वो चाहते हैं कि भारत कॉपरेट करे कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे। नॉट सर्कमेंट द सैंक्शंस बाय यूजिंग अ रूपी रूबल मैकेनिज्म। अब इंडिया ने क्या किया है जिससे, क्योंकि जब US ने सैंक्शंस लगाए तो यानी कोई भी ट्रांजैक्शन US डॉलर में नहीं हो सकता, तो भारत ने रुपी का, और रूबल रशिया की करेंसी है, तो डायरेक्टली इसी का कॉन्टैक्ट कर लिया कि रुपी और रूबल का मैकेनिज्म चलाने लगे कि हम जो भी पेमेंट करेंगे रुपीज़ में करेंगे, और वे जो पेमेंट करेंगे वो रूबल में कर सकते हैं, या हम कुछ रूबल में खरीद सकते हैं। तो रूबल मैकेनिज्म चला दिया हमने, जिससे कि हमको जो US डॉलर थे उसको हम बाईपास कर गए। एंड इन लिफ्टिंग द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट। और हमने क्या करा, जो वीट का एक्सपोर्ट था उसके ऊपर जो बैन लगा रखा है इंडिया ने, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। ऑल रिक्वेस्ट दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ टर्न डाउन। ये अब तक क्या हुआ है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, अब तक उन्होंने इन सभी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया था, इन सभी रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। अमंग द स्पेशल इन्वाइटीज टू द G7 समिट आर द लीडर्स ऑफ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया के साथ साथ और भी लोग हैं जो G7 समिट में स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं, जैसे अर्जेंटीना हो, इंडोनेशिया हो, सेनेगल हो और साउथ अफ्रीका हो। नेक्स्ट आता है कि इंडिया रशिया शुड हैव डायरेक्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। तो एक मीटिंग हो रही है जिसको रशियन डावोस कहते हैं। तो वहाँ पे रशिया के जो बहुत बड़े बिलियनियर हैं, और वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्युमिनियम के प्रोड्यूसर्स हैं, तो उस कंपनी के जो CEO हैं, उनका कहना ये है कि भारत को और रशिया को कुछ और तरीके ढूंढने होंगे जिससे कि वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सके। तो 25th सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, अब ये जो है इसको रशियन डावोस भी कहा जाता है। रशियन डावोस इसलिए क्योंकि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डावोस स्विट्ज़रलैंड में होती है, लाइक वाइज अब ये इसको रशियन डावोस कहा जा रहा है। तो मिस्टर ओलेग डेरिपास्का जो कि फाउंडर हैं रूसल के, अभी रूसल क्या है, ये दुनिया की लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं ये। मिस्टर डेरिपास्का, हु हैज़ बीन अंडर US sanctions since 2018, was one of the few Russian billionaires who publicly criticized Russian President
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। अब देखिए डेरी पास्का भी सैंक्शंस के अंदर हैं यूएस के द्वारा 2018 से, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और उनका कहना ये है कि वो जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, उसके वो बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। हमेशा उन्होंने इसके लिए इसकी बुराई ही की है। तो देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड ट्रांसपोर्ट, उनका कहना यह है कि एक नीड है टू बिल्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स थ्रू दी बॉस्फोरस स्ट्रेट वाया टर्की। तो टर्की से जो बॉस्फोरस स्ट्रेट होकर जाता है इस्तांबुल से, उनका कहना यह है कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना चाहिए टू नॉर्थ अफ्रीका में जाने के लिए और मिडल ईस्ट में जाने के लिए। कैस्पियन सी से बनाना चाहिए ईरान के थ्रू होते हुए भारत में आने के लिए, और रशिया का जो फार ईस्ट है वहाँ से बनाना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए। इसके लिए उनका कहना यह है कि एक सिग्निफिकेंट एफर्ट लगेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन ये करना ही होगा अगर हमें बाकी कंट्रीज़ के सैंक्शन से बचना है या उसका प्रभाव अपनी इकोनॉमी पे नहीं पड़ने देना है। द बायलिटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया स्टूड एट अराउंड $13 बिलियन। तो अभी जो है 2021 के अंत तक आते आते जो बायलिटरल ट्रेड है भारत रशिया का $13 बिलियन है, और उम्मीद की जा रही है कि $30 बिलियन का हमारा ट्रेड हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है कि इंडियन ओरिजिन वेमेन जो है वो यूएस की साइंस एडवाइज़र अपॉइंट की गई हैं। तो लीडिंग इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आरती प्रभाकर, उनको जो जोसेफ बिडेन की यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, उनके द्वारा टॉप साइंस एडवाइज़र उनको नियुक्त किया गया है यूएस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स सपोर्ट्स डायलॉग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत करने के लिए ब्रिक्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ये कहना है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमें ब्रिक्स की मजबूती करनी है एट अ वर्चुअल समिट ऑफ लीडर्स ऑफ द ग्रुपिंग होस्टेड बाय चाइना। तो यानी कि हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमारे कि जो ब्रिक्स की जो वर्चुअल समिट हो रही है उसको कौन होस्ट कर रहा है, उसको चाइना होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आती है GS3 से न्यूज़ देखें, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से न्यूज़ देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत में इंडियन वाटर्स में अंडमान के आसपास 4 नए कोरल्स मिले हैं। द स्पीशीज़ न्यूली फाउंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो चारों जो हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास मिले हैं। दीज न्यू स्पीशीज़ ऑफ ए जूजेंथली कोरल्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ए जूजेंथली, अब देखिए जूजेंथली क्या होती है, ये एक पिगमेंट होता है जो कोरल्स के अंदर होता है, जिसके वजह से कोरल्स में रंग आते हैं। कोरल्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं, प्रवाल भित्ति इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर रंग आते हैं। अब ए जूजेंथली वो होती है जिसके अंदर ये पिगमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे ये बेरंगी होती हैं, यानी इन कोरल्स में रंग नहीं होते। और ये कोरल्स जो हैं ज़मीन के यानी कि पानी के अंदर काफ़ी गहराई तक मिलती हैं। वैसे अगर आप जो जूजेंथली वाली कोरल्स होती हैं जिनमें रंग बिरंगे रंग होते हैं, तो वो कोरल्स जो मिलती हैं वो बहुत ऊपर तक मिलती हैं समुद्र में, जहाँ से उस पर सूरज की रोशनी पड़ सके। इनको सूरज की रोशनी की ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये समुद्र में काफ़ी गहराई तक मिलती हैं। तो दीज न्यू स्पीशीज़ ऑफ ए जूजेंथली कोरल्स वर फाउंड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द ए जूजेंथली कोरल्स आर अ ग्रुप ऑफ कोरल्स दैट डू नॉट कंटेन जूजेंथली। ये मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जूजेंथली में नहीं होती। डिराइव नरिशमेंट नॉट फ्रॉम द सन, इनमें जो नरिशमेंट होता है वो सन से नहीं होता है। तो डो नॉट कंटेन जूजेंथली एंड डिराइव नरिशमेंट नॉट फ्रॉम द सन, तो उनको नरिशमेंट जो मिलता है वो सन से नहीं मिलता है, बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्टन। तो ये प्लैंक्टन्स को पकड़ के खाती हैं और उन्हीं से इनको एनर्जी मिलती है। दे आर डीप सी रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ये डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि गहराई में मिलेंगे समुद्र में। बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम डेप्थ बिटवीन 200 मीटर एंड 1000 मीटर्स, तो इतनी गहराई तक यह मिलती हैं। दे आर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम शैलो वाटर्स अनलाइक जूजेंथली कोरल्स दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू शैलो वाटर्स। ये कभी कभी शैलो वाटर्स में मिल जाती हैं, जबकि जो जूजेंथली वाली कोरल्स हैं जिनमें रंग बिरंगे पिगमेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो रंग बिरंगी दिखती हैं, वो सिर्फ शैलो वाटर्स में ही मिलती हैं, यानी कि उथले जल में ही मिलती हैं, जिससे कि सूरज की रोशनी से उनको एनर्जी मिल पाए। ऑल द 4 ग्रुप्स ऑफ कोरल्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली फ्लैबिलाडे। तो ये फ्लैबिलिडे है, इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं चारों कोरल्स। ए जूजेंथली कोरल्स आर अ ग्रुप ऑफ हार्ड कोरल्स एंड द 4 न्यू स्पीशीज रिकॉर्डेड आर नॉट ओनली सॉलिटरी बट हैव अ हाईली कंप्रेस्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर है। कोरल रीफ्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन ओशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, इसके ऊपर कई सारे सवाल बन सकते हैं यूपीएससी में भी, कि कोरल रीफ्स जो हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है ओशंस के अंदर। हार्ड कोरल्स आर द प्राइम एंड इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कोरल रीफ इकोसिस्टम। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, हैज़ गिवन स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स। तो जो ZSI है, जियोलॉजिकल सर्वे है, वो काफ़ी काम कर रहा है अब कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को भी भारत की हम पता लगाएं।
नेक्स्ट आता है कीबू लामजाओ नेशनल पार्क के ऊपर अगर बात करें तो कीबू लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये 53 किलोमीटर दूर है इम्फाल से, इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ होम टू द एंडेंजर्ड ब्रो एंटीलियर डियर। तो जो संगाई डियर है यानी जो ब्रो एंटीलियर डियर है जिसको संगाई भी कहा जाता है, एकमात्र ये ऐसा डियर है जो सिर्फ कीबू लामजाओ नेशनल पार्क में ही मिलता है, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर है। तो कीबू लामजाओ नेशनल पार्क इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्रो एंटीलियर डियर, जिसकी पॉपुलेशन 300 से भी कम रह गई है, और ये जो IUCN की रेड डेटा बुक है उसके अंदर इनका नाम मेंशन्ड है। लोकटक लेक इन मणिपुर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोकटक लेक है मणिपुर का, वो जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का। नेक्स्ट आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स BRO कैफ़ेज़ इन बॉर्डर एरियाज़। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या भारत सरकार बहुत कदम उठा रही है जिससे कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे कि उत्तराखंड के हो गए या जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी हिल स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे हम कुछ इस तरह से करें कि लोग एक तो वहाँ पे रहें, वहाँ से लोग पलायन ना करें, और दूसरा वहाँ पर उनको रोज़गार भी मिलता रहे और वहाँ पर जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ती रहें। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ वे साइड एमिनिटीज़, कि रास्ते में जो एमिनिटीज़ मिलती हैं विद द BRO टू बी ब्रांडेड एज BRO कैफ़ेज़। तो BRO की मदद से वहाँ पे BRO कैफ़ेज़ उनका नाम दिया जाए एट 75 लोकेशंस इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रूट्स। तो 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं 75 लोकेशंस पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे BRO कैफ़े बनाने की बात की जा रही है। स्कीम प्रोवाइड्स फॉर वे साइड एमिनिटीज़, की स्कीम के अंदर वे साइड में यानी कि रास्ते में जो सड़क होगी उसके रास्ते में आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनको बनाया जाएगा विद एजेंसीज ऑन अ लाइसेंस बेसिस, लाइसेंस दे के विच विल डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट द फैसिलिटी एज़ पर गाइडलाइंस बाय द BRO। तो वो डिज़ाइन और जो बिल्डअप होगा वहाँ पे वो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से BRO वहाँ पे अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसको देगी। प्रपोज्ड एमिनिटीज़ इंक्लूड, अब देखिए प्रपोज्ड एमिनिटीज़ में क्या होगा, एक तो पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, फूड प्लाजा होगा वहाँ पे, रेस्टोरेंट होगा, रेस्ट रूम्स होंगे, वॉशरूम्स होंगे यानी कि पर्सनस के लिए यानी कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, डिफरेंटली एबल्ड के लिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होंगी, और जो सिलेक्शन ऑफ लाइसेंसेज होगा विल बी डन थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, यानी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू ही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च किया एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने पार्टनरशिप करके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज़ किया एक नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई है, एक समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, नेशनल समिट, जिसको ये इसलिए किया गया है जिससे कि हम सस्टेनेबल यानी कि सतत और रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना सकें। ऑन द ओकेजन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च किया एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन, यानी कि बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जब ट्रैवल करें तब हम वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, वहाँ की जो लोकेशंस हैं, जो हम जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हम जाते हैं, वहाँ की जो प्रिस्टीन इकोलॉजी है उसको हम मेंटेन करके रखें। जो स्ट्रेटजिक पिलर्स हैं डेवलपमेंट के सस्टेनेबल टूरिज़्म के, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए ज़रा। वो हो सकती हैं प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसकी सस्टेनेबिलिटी को हम मेंटेन करके रखें, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करें, प्रमोटिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, प्रमोटिंग सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, स्कीम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म, IEC एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नेंस, यानी कि इन सब चीज़ों अच्छी अच्छी चीज़ों की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है कि PM लॉन्चेज ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपनी जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, जो हमारे लाइफस्टाइल है, जीने का जो तरीका है, उसको चेंज करें इस प्रकार से कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके। द लॉन्च विल इनिशिएट लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स इन्वाइटिंग आइडियाज़ एंड सजेशंस फ्रॉम अकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू इन्फ्लुएंस एंड परसुएड इंडिविजुअल्स, की जिससे कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें और परसुएड कर सकें प्रत्येक व्यक्ति को, कम्युनिटी को, समाज को और ऑर्गेनाइजेशंस को, कि अक्रॉस द वर्ल्ड टू अडॉप्ट एन इन्वायरमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल, कि हम इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें कि वो इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो। तो दोज हु लिव सच अ लाइफस्टाइल इन विच दे डोंट कोज एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड प्रो प्लैनेट पीपल। तो उनको प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाएगा जो इस प्रकार की ज़िंदगी जिएंगे जिससे कि उनके वजह से पर्यावरण पे कोई भी हार्म ना हो।
एक ईस्ट फ्रेमवर्क आया है बिहेवियर चेंज का। तो ईस्ट का मतलब है ईजी, अट्रैक्टिव, सोशल और टाइमली। तो इसको आप, ये अच्छी अच्छी लाइंस को आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, एसेज में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड एसे लिखेंगे तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया है, लाइफ मूवमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। और एक ईस्ट फ्रेमवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो ईस्ट फ्रेमवर्क है जिसमें कि ईजी, अट्रैक्टिव, सोशल एंड टाइमली। नेक्स्ट आता है कि इंडिया बांग्लादेश की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज संप्रीति एक्स। तो ये यानी कि 10th एडिशन है ये, तो ये बांग्लादेश में शुरू होने जा रही है। इसको जशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में किया जाएगा और ये एक अपने आप में एक आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर श्री भगवंत खुबा लॉन्चेज NSE-5 पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन। तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में एक रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन है कि सभी लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगवाएं, एक सोलर अवेयरनेस करें। तो उसके लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये इवेंट हो रहा है बिदर, कर्नाटका में, और इस कैंपेन का टाइटल है घर के ऊपर सोलर इज़ सुपर, ऐसे करके कैंपेन का टाइटल बनाया गया है। NSE-5 है, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE, वर्क कर रही है इस हिसाब से कि 500 गीगावाट तक का हमें टारगेट मिल जाए नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक यानी कि हम बिजली उत्पादन जो करें वो 500 गीगावाट की बिजली उत्पादन हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करें, यानी कि कोयला और पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल ना करें, और हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं यानी कि ऐसे ऊर्जा के सोर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, हम उसके थ्रू कर पाएँ। MNRE इज़ प्रोवाइडिंग 40% ऑफ सब्सिडी फॉर हाउस होल्ड्स टू इंस्टॉल सोलर। तो MNRE से कहा जा रहा है, या MNRE का कहना है कि वो 40% सब्सिडी देगा हाउस होल्ड्स को कि जो कि सोलर पैनल्स अपने घरों में इंस्टॉल करवाना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है ठेकेरा सैपलिंग की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ठेकेरा सैपलिंग को, यानी कि ठेकेरा का एक पौधा है जिसको गर्सिनिया असामिका कहा जाता है, इसको प्लांट किया है ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो गुवाहाटी में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी किनारे उन्होंने इसको प्लांट किया है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो देख लेते हैं कि 8वीं जो वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन कन्वेंशन हुआ है तिब्बत पे, ये वाशिंगटन DC में हुआ है। एयर इंडिया के नए CEO कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है। फिर वर्ल्ड समिट हुई है इंफॉर्मेशन सोसाइटी की 2022, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, UNDP के द्वारा और अंकटाड के द्वारा। फिर इंडिया जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहा है री इलेक्शन के लिए उसका, जिससे कि दोबारा चुनाव हो सके उसका ITU की काउंसिल में, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की काउंसिल में, फॉर द टर्म 2023 से लेकर 2026। इंडिया ITU का मेंबर है सिंस 1869। फिर एक डच फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन, इसको गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड MIFF। MIFF क्या है? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। और एक मलयालम फिल्म है साक्षात्कारम, और एक फिरोइज लैंग्वेज फिल्म है ब्रदर ट्रोल, इसको सिल्वर कॉन्च मिला है। स्पोर्ट्स से न्यूज़ देखें तो यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को पंचकुला हरियाणा में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस बार के जो 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? पंचकुला हरियाणा में हो रहे हैं। ये 4th एडिशन है खेलो इंडिया गेम्स का। तो इसी के साथ न्यूज़ कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके क्या आंसर क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं अब एलिजिबल हो गए होंगे कि जो 3 सवाल आपसे पूछे गए थे आप तीनों सवालों के जवाब दे पाएँ। तो सबसे पहला सवाल आता था कि किबू लैमजो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। ब्रिक्स 2022 की जो वर्चुअल समिट है इसको किसने होस्ट किया? इसको चाइना ने होस्ट किया। और जो संप्रीति एक्सरसाइज है ये भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश के बीच में है। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइज़। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, साथ ही क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या ये जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।